सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 9वीं का जो सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक है आपके इतिहास, भारत और समकालीन विश्व पुस्तक। उसमें आपके अध्याय 2 है, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इसका जो अध्याय के जो अभ्यास प्रश्न हैं, सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। ये जो चैप्टर है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, तो आइए देखते हैं इनके सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो अभ्यास प्रश्न दे रखे पीछे से, यहाँ पर अभ्यास प्रश्न सारे इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, रूस के सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे। तो यहाँ इसका उत्तर हम करेंगे 1905 से पहले रूस में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक स्थितियाँ बहुत ही विकट थी, जिसने वहाँ की एक बड़ी क्रांति को 1905 के रूप में जाना जाना है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में रूस की आबादी का लगभग 80-85% कर सकते हैं। रूस अनाज का एक प्रमुख निर्यातक था। अधिकांश उद्योग निजी उद्योगपतियों द्वारा चलाए जा रहे थे। व्यापार व्यापक प्रचार प्रसार और भी शोषण के कारण कभी कभी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती थी, और काम के घंटे हैं वो जो है कोई सीमा नहीं थी। रूस एक निरंकुश शासन था और जार द्वारा शासित था। जार विशेष रूप से जार निकोलस एक स्वच्छ इच्छाधारी, भ्रष्ट और दमनकारी शासक था। उन्होंने लोक कल्याण को नज़रअंदाज किया, जिसके परिणामस्वरूप किसानों और श्रमिकों की स्थिति बहुत ही खराब हो गई। मजदूर और किसान दोनों ही बंटे हुए थे। किसानों ने अक्सर किराया देने से इनकार कर दिया और यहाँ तक कि जमींदारों की हत्या कर दी। पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा लोकतांत्रिक प्रयोगों से प्रभावित होने के कारण रूसियों ने भी एक जिम्मेदार सरकार की मांग की, लेकिन उनकी सभी मांगों को ठुकरा दिया गया। नतीजन यहाँ तक कि उदारवादी सुधारकों ने क्रांतियों की बात शुरू कर दिया। जार निकोलस द्वितीय के शासन के दौरान विशेष अधिकार प्राप्त लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त थे, जबकि श्रमिकों और किसानों सहित आम जनता का सरकार में कोई कहना नहीं था। स्थिति इतनी विस्फोटक हो गई थी कि उदारवादियों ने इस राज्य को समाप्त करने का अभियान चलाया। रूसी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना 1898 में समाजवादियों ने की थी, जो मार्क्स के विचारों का सम्मान करते थे। 1903 में इस पार्टी को दो समूहों में बांटा गया, मैसेविक और बॉलेस्विक। बॉलेस्विक, जो बहुमत में थे, का नेतृत्व लेनिन ने किया था, जिन्हें मार्क्स के बाद समाजवाद पर सबसे बड़ा विचारक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2। नेक्स्ट जो प्रश्न है 2, 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किन स्तरों पर थी भिन्न थी। तो इसका उत्तर करेंगे रूसी लोगों की स्थिति विशेष रूप से किसानों और कारखानों के श्रमिकों की तरह काम करने वाली आबादी अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में बहुत खराब थी। यह मुख्य रूप से जार निकोलस की निरंकुश सरकार के कारण था, जिसने अपनी भ्रष्ट दमनकारी नीतियों द्वारा इन लोगों को दिन प्रतिदिन विरोध किया। किसानों ने भूमि पर कृषि मजदूर के रूप में काम किया और उनकी अधिकांश उपज भूमि मालिकों और विशेष अधिकार प्राप्त वर्गों के हाथों में चली गई। बड़प्पन, ताज, रूढ़िवादी चर्च के पास बड़ी संपत्ति थी। हालांकि ये किसान आमतौर पर गहरे धार्मिक थे, लेकिन कुलीनों के लिए उनके मन में कोई सम्मान नहीं था। यूरोपीय देशों में किसानों ने रईसों का सम्मान किया और उनकी लड़ाई लड़ी, लेकिन रूस में किसान चाहते थे कि उन रईस जमीन उन्हें दी जाए। विभिन्न दमनकारी नीतियों और हताशा कारण अक्सर उन्होंने किराया देने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि जमींदार की हत्या कर दी गई। कारखानों के मजदूर की हालत बहुत ही उतनी दयनीय थी कि वे अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए किसी व्यापार संघ और राजनीतिक दलों का गठन नहीं कर सकते थे। अधिकांश उद्योग निजी उद्योगपतियों द्वारा चलाए जा रहे। उन्होंने अपनी स्वार्थी सिरों के लिए श्रमिकों का शोषण किया। कई बार श्रमिकों को न्यूनतम निश्चित मजदूरी भी नहीं मिलती थी। हमारे काम करने की कोई सीमा नहीं थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें 12-15 घंटे काम करना पड़ता। उनकी स्थितियाँ इतनी दयनीय थी कि 1917 में रूसी क्रांति की शुरुआत तक उनके पास न तो राजनीतिक अधिकार थे, न कोई सुधार पाने की कोई उम्मीद थी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 3। नेक्स्ट जो प्रश्न है 3, 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया था। तो रूसी लोगों की स्थिति विशेष रूप से किसान और कारखानों के श्रमिकों की तरह काम करने वाले लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। यह मुख्य रूप से जार निकोलस की निरंकुश सरकार के कारण था, जिसने अपनी भ्रष्ट और दमनकारी नीतियों द्वारा लोगों को दिन प्रतिदिन विरोध किया। ऐसी नीतियों के परिणाम स्वरूप 1917 में उनकी निरंकुशता ध्वस्त हो गई। निम्नलिखित बिंदु रूस की
कामकाजी आबादी दयनीय स्थिति पृष्ठभूमि को इंगित करते हैं, जो 1917 में जार वादी निरंकुशता के पतन का मुख्य कारण भी थी। किसानों ने भूमि पर कृषि मजदूर के रूप में काम किया। उनकी अधिकांश उपज भूमि मालिकों और विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के हाथों में चली गई। किसानों के बीच भूमि की भूख एक प्रमुख कारक भी थी। विभिन्न दमनकारी नीतियों हताशा के कारण अक्सर उन्होंने किराया देने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि जमींदारों की हत्या कर दी। श्रमिकों की स्थिति बहुत ही विकट थी। वे अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए किसी व्यापार संघ और राजनीतिक दलों का गठन भी नहीं कर सकते। अधिकांश उद्योग निजी उद्योगपतियों द्वारा चलाए जा रहे थे। कई बार इन श्रमिकों को न्यूनतम निश्चित मजदूरी भी नहीं मिलती थी। हमारे काम करने की कोई सीमा भी नहीं थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें दिन में 12-15 घंटे काम करना पड़ता था। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 4। तो विद्यार्थियों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 4 है। दो सूचियाँ, एक सूची फरवरी क्रांति की मुख्य घटनाओं और प्रभावों को लिखिए और दूसरी सूची में अक्टूबर क्रांति की मुख्य घटनाओं और प्रभावों को दर्ज कीजिए। फरवरी क्रांति 22 फरवरी को एक कारखाने में तालाबंदी, प्रदर्शनकारियों ने राजधानी केंद्र को घेर लिया और कर्फ्यू लगा दिया। 25 फरवरी ड्यूमा का निलंबन, 27 फरवरी सोवियत का गठन, 2 मार्च जार में सत्ता छोड़ी और अंतरिम सरकार बनी। फरवरी क्रांति ने रूस में निरंकुश शासन समाप्त कर दिया और एक निर्वाचित सरकार का मार्ग प्रशस्त किया। इस आंदोलन का कोई नेता नहीं था। अक्टूबर क्रांति, 16 अक्टूबर सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन, 24 अक्टूबर सरकार समर्थक सैनिकों ने स्थिति निपटने के लिए बुला लिया। सैनिक क्रांति समिति रात तक शहर को नियंत्रित करती और मंत्री आत्मसमर्पण करते हैं, बॉलिशविक सत्ता पर नियंत्रण रखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 5। प्रश्न 5 है, बॉलेशविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए? तो इसका उत्तर करेंगे अक्टूबर क्रांति के तुरंत बाद बॉलेशविकों द्वारा लाया गया मुख्य परिवर्तन नीचे सूचीबद्ध है। बॉलेशविक किसी भी निजी संपत्ति के पक्ष में नहीं थे, इसलिए अधिकांश उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित किया गया और किसानों को उस भूमि को जब्त करने की अनुमति दी गई जिस पर उन्होंने काम किया करते थे। शहरों में परिवारों की आवश्यकताओं के अनुसार बड़े घरों का विभाजन किया गया। पुराने अभिजात वर्ग की पदवियों के प्रयोग पर रोक लगा दी। परिवर्तन का दावा करने के लिए बॉलिशविकों ने सेना और अधिकारियों के लिए नई वर्दी पेश की। बॉलिशविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया। रूस एक दलीय देश बन गया और पार्टी के नियंत्रण व्यापार संघ को रखा गया। पहली बार उन्होंने एक केंद्रीकृत योजना पेश की जिसके आधार पर पंचवर्षीय योजना बनाई गई। नेक्स्ट और अंतिम जो प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित के बारे में संस्कृत में लिखिएगा। तो कुल्लक क्या है, ड्यूमा क्या है, 1900 से 1930 के बीच महिला कामगार, उदारवादी, स्टालिन का सामूहिक कार्यक्रम। तो कुल्लक वे खुशहाल समृद्ध किसान थे जिन्होंने 1927 से 28 के बीच सोवियत रूस के शहर अनाज की आपूर्ति की तीव्र समस्या का सामना कर रहे थे। कुल्कों को इसके लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार माना जाता है। आधुनिक खेती विकसित करने और उन्हें औद्योगिक लाइनों के साथ चलाने लिस्टा ने नेतृत्व में पार्टी ने सोचा कि कुल्कों को खत्म करना आवश्यक है। फिर ड्यूमा 1905 की क्रांति के दौरान जार ने रूस में एक निर्वाचित सलाहकार संसद के निर्माण की अनुमति की। रूस में इस निर्वाचित सलाहकार संसद को ड्यूमा कहा जाता है। 1900 से 1930 के बीच में महिला कामगार। तो 1905 की रूसी क्रांति और 1917 की फरवरी क्रांति के दौरान महिला श्रमिकों ने भी रूस के भविष्य का आकार देने में भाग लिया। 1914 तक महिला श्रमिकों ने कारखाना श्रम बल का 31% बना लिया, लेकिन पुरुषों की तुलना में कम भुगतान किया गया। महिला श्रमिकों को न केवल कारखानों में काम करना पड़ता था, बल्कि अपने परिवार और बच्चों की देखभाल की करनी पड़ती थी। वे देश के सभी मामलों में बहुत सक्रिय थे। वे अक्सर अपने पुरुषों और सहकर्मियों को प्रेरित करते थे। उदाहरण के लिए आइए हम लॉरेंस टेलीफोन फैक्ट्री में एक महिला कार्यकर्ता माप वासीलेवा की घटना को ले, जिसने बढ़ती कीमतों और फैक्ट्री मालिकों के उच्च स्तर के खिलाफ आवाज़ उठाई और एक सफल हड़ताल की आयोजित भी की। माफ वासीलेवा का उदाहरण अन्य महिला श्रमिकों द्वारा लिया गया था और वे तब तक बेकार नहीं बैठी तब तक उन्होंने रूस में समाजवादी राज्य स्थापित नहीं कर लिया। फिर नेक्स्ट देख सकते हैं हम यहाँ पर उदारवादी। तो यहाँ पर उदारवादी देख लीजिएगा। उदारवादी वे थे, रूस में उदारवादी वे व्यक्ति थे जो एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे
जिसने सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिले। वे सरकार के खिलाफ व्यक्तियों के अधिकारों और सुरक्षित रखना चाहते। उन्होंने वंशीय शासकों की अनियंत्रित शक्ति का विरोध किया। उन्होंने एक प्रतिनिधि कानून के अधीन संसदीय सरकार चुनी। वे एक स्वतंत्र न्यायपालिका चाहते थे, लेकिन उदारवादियों को सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार पर विश्वास नहीं था। वे महिलाओं का मतदान अधिकार भी नहीं चाहते थे। स्टालिन समूहकरण कार्यक्रम 1927-28 तक सोवियत रूस के शहर अनाज की आपूर्ति की तीव्र समस्या का सामना कर रहे थे। स्टालिन, जो उस समय पार्टी के नेता थे, इस समस्या के कारणों की जांच की और परिणाम स्वरूप कुछ आपातकालीन उपाय पेश किए। 1929 में स्टालिन सामूहिक कार्यक्रम इन उपायों में से एक था। इस कार्यक्रम के तहत पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों कोलखोज में एक खेती करने के लिए मजबूर किया। किसानों का द्वारा एक सामूहिक खेती से लाभ या उपज साझा किया गया था। हालांकि जो किसान सामूहिकता का विरोध करते थे, उन्हें कड़ी सजा भी दी जाती थी। वे कई कारणों सामूहिक खेतों में काम करना नहीं चाहते थे। स्टालिन की सरकार ने कुछ स्वतंत्र खेती की अनुमति भी दी, लेकिन ऐसे कृषकों के साथ विषम व्यवहार किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।